नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा को उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं टच करती है। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए था। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों को टच करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली से लगती है। और इसके अलावा एक देश है, नेपाल से लगता है। इसके अलावा एक देश है, नेपाल से लगता है। तो ये भी याद रखना है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। जो अगर हम बात करें कि यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो ये भी पूछा गया है कई बार कि यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो है बलिया। इसको भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है। जबकि अगर पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो ये है शामली। पश्चिमी ज़िला है शामली। जबकि अगर पूछा जाए कि यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो ये है सहारनपुर। सहारनपुर जो है यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है। जबकि सबसे दक्षिणी ज़िला अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए एक बार मैप के माध्यम से इस चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, ये यूपी का मैप है और इसमें जो सबसे पूर्व का ज़िला है वो है बलिया। देखिए यहाँ पे है बलिया, तो सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? बलिया है। अगर पूछा जाए सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पे है शामली। तो शामली सबसे पश्चिमी ज़िला है। अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। सबसे उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सोनभद्र है। तो सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र है। तो इसे याद रखिएगा। अब यूपी की जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है। तो एक बार देखते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से ज़िले यूपी से के उन राज्यों से सटते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिमाचल, पहला ज़िला हम देखते हैं हिमाचल। हिमाचल से कितने ज़िले सटते हैं यूपी के? तो सिर्फ एक ही ज़िला सटता है, वो कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल से यूपी का ज़िला जो है सहारनपुर हिमाचल से सटता है। तो एक ही ज़िला है जो हिमाचल से सटता है। अगर उसके नीचे आते हैं, इसके नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमको हरियाणा। हरियाणा यहाँ बीच में दिल्ली मिलता है और फिर यहाँ पे हरियाणा मिल जाता है। तो दिल्ली से कितने ज़िले सटते हैं? तो दिल्ली से सिर्फ 2 ही ज़िले सटते हैं। एक है गाज़ियाबाद, यहाँ पे देखिए ये है गाज़ियाबाद, ये गाज़ियाबाद है। और इसके नीचे देखेंगे तो गाज़ियाबाद के नीचे देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर, तो 2 ज़िले दिल्ली से सटते हैं, एक है गाज़ियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर। अगर हम बात करेंगे हरियाणा के कितने ज़िले, हरियाणा से कितने ज़िले सटते हैं यूपी के, तो देखिए यहाँ पे पहला सहारनपुर सटता है, फिर दूसरा यहाँ पे शामली सटता है। ये मुजफ्फरनगर थोड़ा मैप में गलत है, देखिएगा। तो यहाँ शामली सटता है, तो पहला सहारनपुर और दूसरा शामली है। और तीसरा देखेंगे तो तीसरा कौन सा है? बागपत है। तीसरा कौन सा है? बागपत है। यहाँ पे आएंगे तो गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद दिल्ली से सटता है, हरियाणा से नहीं सटता है, याद रखिएगा। तो बागपत के बाद यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर हरियाणा से सटता है। गौतम बुद्ध नगर हरियाणा से सीमा साझा करता है। उसके बाद आते हैं नीचे तो अलीगढ़ मिलता है, अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद आ जाते हैं तो हमको मिलता है मथुरा। तो अलीगढ़ और मथुरा, तो टोटल कितने ज़िले मिलते हैं हरियाणा से? तो 6 ज़िले मिलते हैं। हरियाणा से कितने? 6 ज़िले। हिमाचल से कितना? 1 ज़िला। और दिल्ली से कितने ज़िले? 2 ज़िले सटते हैं। उसके नीचे आते हैं तो राजस्थान, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राजस्थान। तो राजस्थान से कितने ज़िले? तो राजस्थान से सिर्फ 2 ही ज़िले सटते हैं यूपी के। तो एक है ऊपर मथुरा है, राजस्थान से मथुरा सटता है। और उसके अलावा एक ज़िला और है जो सटता है, वो कौन सा है? तो आगरा है। नीचे आपको आगरा दिख रहा है। तो मथुरा और आगरा, राजस्थान से 2 ज़िले सटते हैं, मथुरा और आगरा। अब नीचे आते हैं तो ये मध्य प्रदेश हमको दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश बड़ा सा, यहाँ तक मध्य प्रदेश है।
तो मध्य प्रदेश से कितने ज़िले सटते हैं? तो मध्य प्रदेश से कुल 11 ज़िले सटते हैं। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश से ज़िले सटते हैं? देखिए यहाँ पे है आगरा, तो पहला ज़िला जो है आगरा, उसके बाद इटावा है, आगरा के बाद इटावा है, और इटावा के नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिए ये जालौन है, तो जालौन सटता है। यहाँ पे है औरैया, औरैया नहीं सटता है। तो पहला आगरा, दूसरा इटावा, और तीसरा जो ज़िला कौन सा सट रहा है? जालौन है, और चौथा जो है झांसी है, उसके बाद पांचवा ललितपुर है। उसके बाद ललितपुर के बाद से आते हैं यहाँ पे, तो ललितपुर के बाद से कौन सा ज़िला आ जाता है? तो महोबा ज़िला आ जाता है। तो ये महोबा है, और उसके अलावा यहाँ पे बांदा सटता है, और बांदा के बाद चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र है। तो इस प्रकार से टोटल जो कितने ज़िले मध्य प्रदेश से सटते हैं? 11 ज़िले सटते हैं। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखते हैं। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ज़िला सटता है, और वो कौन सा ज़िला है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखते हैं झारखंड से कितने ज़िले? तो सिर्फ एक ज़िला, कौन सा ज़िला है? सोनभद्र। तो सोनभद्र झारखंड से भी सीमा बनाता है, और छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है, और मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो ये है बिहार। तो बिहार से कितने ज़िले सटते हैं? तो पहला तो सोनभद्र सट रहा है, यहाँ पे सोनभद्र देखिए। बिहार से कितने ज़िले? तो बिहार से टोटल जो ज़िले मिलते हैं सटते हैं वो हैं 7 ज़िले सटते हैं। तो पहला कौन सा ज़िला है? सोनभद्र है। सोनभद्र के ऊपर जाएंगे तो चंदौली है, चंदौली के ऊपर जाएंगे तो गाजीपुर, चंदौली के ऊपर गाजीपुर, और गाजीपुर के ऊपर जाएंगे तो बलिया है, बलिया के बाद देवरिया है, और देवरिया के बाद कुशीनगर है, और कुशीनगर के बाद महाराजगंज। तो ये है टोटल 7 ज़िले जो बिहार से लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बनता है कि सोनभद्र से कितने ज़िले सटते हैं? तो 4 ज़िले। सोनभद्र से 4 ज़िले सटते हैं। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो सोनभद्र से 4 ज़िले सटते हैं, जबकि बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले सटते हैं। अब यहाँ हम आते हैं तो यहाँ से देखते हैं नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है। तो नेपाल से कितने ज़िले सट रहे हैं? तो देखिए नेपाल से पहला जो ज़िला सटता है नेपाल से, वो कौन सा है? महाराजगंज। तो पहला ज़िला कौन सा है? महाराजगंज है। दूसरा जो ज़िला है सिद्धार्थनगर है, दूसरा ज़िला सिद्धार्थनगर। तीसरा जो है बलरामपुर है। चौथा जो है श्रावस्ती है, श्रावस्ती है चौथा। और उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है बहराइच। उसके बाद बहराइच यहाँ तक है, और बहराइच के बाद जो आता है लखीमपुर खीरी है, और यहाँ पे आखिरी में जो ज़िला सट रहा है नेपाल से वो है पीलीभीत। तो इस प्रकार से नेपाल से देखेंगे तो टोटल कितने ज़िले सट रहे हैं? तो 7 ज़िले सट रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से कितने ज़िले सटेंगे? तो ये है उत्तराखंड, यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड का बॉर्डर है। तो उत्तराखंड से पहला तो पीलीभीत हो गया, पीलीभीत उत्तराखंड से पहला जो ज़िला सट रहा है वो है पीलीभीत। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो बरेली आता है, ये है बरेली है। उसके बाद आगे रामपुर है, तो ये रामपुर का क्षेत्र है। तो रामपुर के बाद मुरादाबाद के बाद बिजनौर, और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर है, और यहाँ पे है सहारनपुर। तो टोटल कितने ज़िले हो गए उत्तराखंड से? तो 7 ज़िले उत्तराखंड से भी सटते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जो सहारनपुर है, सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो पहला तो हिमाचल है, उसके बाद हरियाणा है, और उसके बाद उत्तराखंड है। तो सहारनपुर से 3 राज्यों की सीमा लगती है, जबकि सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती है। इसको भी याद रखिएगा। और उत्तराखंड से 7 ज़िले लगते हैं यूपी के, नेपाल से भी 7 ज़िले लगते हैं, और बिहार से भी 7 ज़िले लगते हैं, जबकि हरियाणा से यूपी के 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश से 11 ज़िलों से यूपी के सीमा साझा करता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो अन्नामुडी है दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह केरल राज्य में स्थित है। अन्नामुडी केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की ज़िले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है अन्नामुडी की 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको भी याद रखिएगा। जो
नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जंक्शन पे मिलती हैं। यानी ये दोनों घाट जहाँ पे मिलते हैं, मिलन जहाँ पे होता है, दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाट का जहाँ पे मिलन होता है, वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहीं पे नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पे नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो बेलीकोंडा श्रृंखला है, बेलीकोंडा श्रृंखला भी दक्षिण भारत की ही श्रृंखला है, दक्षिण भारत की ही श्रृंखला है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत की श्रृंखला है और दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की अनियमित पहाड़ियों का एक हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। और इस बेलीकोंडा श्रृंखला में बहुत सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जैसे नल्ला मल्ला है, नल्ला माला की पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं, शिवराय की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब पहाड़ियाँ बेलीकोंडा श्रृंखला में स्थित हैं, पूर्वी घाट में स्थित हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। श्री गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इनका नाम सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये भारत की प्रथम महिला सीएम थी। ये भी याद रखिएगा। पूरे भारत में प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी बनी थी। वो किस राज्य की बनी थी, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली जो बनी है सुचेता कृपलानी है और दूसरी जो महिला बनी है वो है मायावती हैं। तो मायावती जो हैं अभी तक सबसे ज़्यादा बार यानी 4 बार सीएम रही हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मायावती अभी तक सबसे ज़्यादा बार रही हैं सीएम, 4 बार सीएम रही हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के जो सीएम बने हैं वो हैं अखिलेश सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के सीएम हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो वर्तमान में जो सीएम हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये उत्तर प्रदेश के 21वें सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के 21वें सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं और इन्होंने लगातार सबसे अधिक समय तक सीएम बनने का अभी तक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तब प्रथम राज्यपाल को भी याद रखिएगा। प्रथम राज्यपाल जो थे राज्यपाल थी तो वो थी सरोजनी नायडू थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। यायात सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। यायात्सो जो है इसमें जो त्सो है, त्सो का अर्थ होता है तिब्बती भाषा में झील को कहा जाता है। तो जो ये यायात त्सो झील जो है भारत का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है इसको। तो भारत का पहला जैव विविधता स्थल कौन है, यायात्सो झील है जो लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख की कुछ अन्य झीलों को भी हम देख लेते हैं। तो लद्दाख की कुछ अन्य झीलों में आती है त्सो मोरीरी है, त्सोकर है और एक बहुत ही विवादित जो भारत और चीन के बीच में विवाद का एक कारण रही है पेंगोंग लेक है। पेंगोंग त्सो है या पेंगोंग लेक भी इसको कहा जाता है। तो पेंगोंग लेक जो है भारत और चीन के बीच में एक विवादित झील है। तो पेंगोंग त्सो झील जो है भारत और चीन के बीच में विवादित है। और ये किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है
तसोमगो एक झील है, तसोमगो, तसोमगो झील है, यह लद्दाख में स्थित नहीं है, यह सिक्किम में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिक्किम में स्थित है, तसोमगो जो झील है सिक्किम में स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 160। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या यानी अधिकतम संख्या जो है कितनी है? 160 है। हालांकि ये जो 160 है इसमें से 120 जो हैं अस्थाई हैं और जो इसमें से 40 जो हैं वो अतिरिक्त जज हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ये है टोटल 95 है। तो वर्तमान में 95 है, हालांकि अधिकतम जो संख्या है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कितनी है, तो वो है 160 है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक प्रश्न और कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय के मुख्य जज कौन है? इलाहाबाद न्यायालय के मुख्य जज कौन है वर्तमान में? तो इनका भी नाम याद रखिएगा। इनका नाम है अरुण भंसाली। अरुण भंसाली जो हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य जज हैं, अरुण भंसाली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था 1916 में। उसी 1916 में स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और किसके सहयोग से? तो एनी बेसेंट के सहयोग से किया गया था। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखिएगा। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और इन्होंने जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और एनी बेसेंट ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था, न्यू इंडिया, इसको भी याद रखिएगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन भी एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का जो मकबरा है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में है, तो इसको याद रखिएगा। और सिकंदरा कहाँ पे है? तो आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि मूल ढांचे को नष्ट न हो। मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती के मामले में। इसमें क्या कहा गया? तो ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचे को नष्ट न करती हो संशोधन। तो इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, तो याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मैटर है। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है इसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे उनका नाम था ज्योतिबा फूले। इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो ज्योतिबा फूले इसका सही आंसर है। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ये भी याद रखिएगा, सत्यशोधक
समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है, इनकी कृति है, याद रखिएगा, गुलामगिरी। इनकी किताब का क्या नाम है? गुलामगिरी। ये कई बार पूछा गया है ये, तो गुलामगिरी को याद रखिएगा। गुलामगिरी किसकी कृति है? तो ये गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का गठन किया था, जबकि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जो बार बार पूछी जाती है, उसको भी याद रखिएगा। तुहफत उल मुवाहिदीन इसका नाम है किताब का। तो किताब है तुहफत उल मुवाहिदीन, किताब का नाम है तुहफत उल मुवाहिदीन, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो काराकुम मरुस्थल है, इसको याद रखिएगा, ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी कई बार पूछा गया है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, अशगाबाद है। जबकि अगर ताजिकिस्तान की राजधानी पूछी जाए तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। दुशांबे। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। जबकि किर्गिस्तान की राजधानी अगर पूछी जाए तो ये है बिश्केक। ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, तो इसको याद रखिएगा, इनकी राजधानी बार बार पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई थी। 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जो बहराइच है, बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है। कतरनिया घाट जो है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। जबकि गोंडा में याद रखिएगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये है गोंडा में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला था, ये राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। और ये पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनको निर्विरोध चुना गया था। तो ये भी याद रखिएगा, निर्विरोध चुना गया था नीलम संजीव रेड्डी को। और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, 6वें राष्ट्रपति थे, और इनको निर्विरोध चुना गया था। एक बात और याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी थे और भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ये निर्विरोध चुने गए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे
राष्ट्रपति थे और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन, इनको भी याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा जो थे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। तो शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और जबकि आर वेंकटरमण जो हैं, आर वेंकटरमण ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अभी जो वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। और एक ये प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ये संथाल जनजाति से हैं, संथाल जनजाति से हैं, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य की अवधारणा है, इसको रूस से लिया गया था और शुरू में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया भाग 4 क के रूप में। भाग 4 क और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया था। तो इसमें भाग 4 क और अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्यों की संख्या है तो ये टोटल 10 है। मतलब उस समय जब जोड़ा गया तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। एक बार इनको हम देखते हैं कि कौन कौन से वो 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए, तो इसमें जो 11 मूल कर्तव्य हैं, पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा जो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जो 5वां मूल कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो छठा है वह है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये 8वां है। जबकि 9वां जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और जो 11वां है वो है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो याद रखिएगा ये जो 11वां जो मूल कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था और इसमें ये आयु भी पूछ लेता है 6 से लेकर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों की बात की गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जो 10 हैं इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और इसका वर्णन कहाँ पे है तो भाग 4 क में है और अनुच्छेद में अगर पूछा जाए तो 51 क में इसका वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और ये किस देश से लिया गया है तो रूस से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा।
भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा नगरीय जो धार्मिक समूह है वो है जैन। जैनों का लगभग 80% आबादी जो है शहर में निवास करता है, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो याद रखिएगा ये 31.1% है। भारत की जो जनसंख्या है वो उसका 31.1% शहर में निवास करता है। इसमें देखा जाए तो जो ईसाई हैं, ईसाई लगभग 40% शहर में निवास करते हैं। जो हिंदू हैं, हिंदू लगभग 29% शहर में निवास करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये है ऑप्शन सी 1986 में लाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कुछ संरक्षण अधिनियम हैं, जैसे पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये कब लाया गया था? तो 1972 में, इसको याद रखिएगा। दूसरा वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1980 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अभी हमने बताया, संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 में आया था। और जो चौथा है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो ये कब आया था? तो ये आया था 2002 में आया था, तो इसको याद रखिएगा। इन चारों को याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी में स्थित है। जो रूर क्षेत्र है वो कोयला क्षेत्र है और ये जर्मनी में स्थित है। जो भारत का है कोरबा कोयला क्षेत्र याद रखिएगा, ये भारत में स्थित है और भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का जो एक गेवरा कोयले की खदान है और एक कुसमुंडा, कई बार पूछा गया है कुसमुंडा, दो खदानों को याद रखिएगा, एक गेवरा कोयला की खदान और एक कुसमुंडा कोयले की खदान जो है छत्तीसगढ़ में दोनों स्थित हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी कोयला की खदान जो है वो है गेवरा की खदान है। गेवरा कोयला खदान जो है भारत की सबसे बड़ी कोयले की खदान है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देश करता है, तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका है। कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान कौन रखता है? तो वो है चीन और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। भारत इस नंबर पे 5वें नंबर पे है। अगर भारत के राज्य की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में कोयला का उत्पादन होता है, तो वो है झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड में। उसके बाद उड़ीसा में उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन होता है। भारत का जो कोयला का उत्पादन है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, बिटुमिनस होता है, घटिया कोयला होता है बिटुमिनस। करीब 80% जो कोयला होता है भारत का वो बिटुमिनस प्रकार का होता है, इसीलिए जो कोकिंग कोयला होता है भारत उसका आयात करता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तो इसलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर पूछा जाए कि पुनर्गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो विभाजन याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को हुआ था विभाजन। उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना था 13 जिलों को लेकर, एक नया राज्य का निर्माण किया गया, वो था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक नया जिला बना, एक नया राज्य बना, कितने जिलों को उत्तर प्रदेश से निकाल के 13 जिलों
यूपी के 13 जिलों को मिला के एक अलग नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को कुछ घटनाएं घटित हुई, जिसमें पहली घटना थी कि 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो मिले, डॉक्टर तो राजेंद्र प्रसाद जो मिले, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन निर्वाचित किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को ही इनका निर्वाचन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और प्रथम राष्ट्रपति। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अंतिम बैठक, ये भी याद रखिएगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या था? 24 जनवरी था। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जो इस बार 24 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था, उसकी थीम भी याद रखिएगा। उसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम था। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खनिज तेल का उत्पादक है। म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की राजधानी याद रखिएगा नायपिदाव है, नायपिदाव है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? तो ये भी याद रखिएगा 1 अप्रैल 1937 को भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। रामानुजाचार्य ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? धर्म नहीं, दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। अद्वैतवाद का किसने प्रतिपादन किया? तो अद्वैतवाद को भी याद रखिएगा। अद्वैतवाद के जो थे, तो अद्वैतवाद किसका था? तो ये शंकराचार्य का था, शंकराचार्य। जबकि अगर पूछा जाए कि शुद्धाद्वैतवाद किसका है, तो ये वल्लभाचार्य का है, वल्लभाचार्य का है। और द्वैतवाद किसका है? तो द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, मध्वाचार्य का है। तो ये भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।